हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, आज से हम मॉक टेस्ट, जैसे कि आपको पता होगा कि आज से मॉक टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर हम एट लीस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, एट लीस्ट हम 100 MCQs हर एक सब्जेक्ट पे करेंगे, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें, जैसे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, इसमें हम 100 से भी ज़्यादा MCQs करवाएंगे आपको, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, एक तो आपका मॉक टेस्ट मैं लूंगा इसी वीडियो में, आपको पता चलेगा कि हमने कितना स्कोर किया, 50 में से हमने कितने मार्क्स लिए, हाँ, या 100 में से हमने कितने मार्क्स करेक्ट किए और रॉन्ग कितने हुए। और दूसरी बात, आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी मिल सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी आपको मिलेंगे ज़रूर। और एक बात मेरे दोस्तों, जब आप ये वीडियो देखोगे ना, तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर आपने ठीक किया तो आप अपने रफ पे लिखना ऐसे करेक्ट कितने हुए, ठीक है, और दूसरा लिखना आप रॉन्ग कितने हुए। करेक्ट में एक ऐसे डालना, जैसे कोई ठीक हो जाएगा तो वहां पे ऐसे लिखना 1, ठीक है। दूसरा कोई ठीक होगा तो फिर से दूसरा 1 लिखना। रॉन्ग होगा कोई तो उसमें भी ऐसे ही लिखना, एक हुए रॉन्ग, दूसरा, तीसरा रॉन्ग हुआ, चौथा रॉन्ग हुआ, ठीक है। तो लास्ट पे जब आप वीडियो कंप्लीट देखोगे ना, मुझे लास्ट पे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितने करेक्ट किए, ठीक है, कितने आपने करेक्ट किए और कितने आपने रॉन्ग किए, ये मुझे लास्ट पे कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल हम ओनली 50 MCQ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो 50 MCQs हैं वो हम दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। आज से सिर्फ मैं आपको मार्क टेस्ट लूंगा और लास्ट के जो 2-3 दिन होंगे उसमें मैं आपको 100 मार्क्स जिस तरीके से आपका वुमेन्स बॉर्डर बटालियन का पेपर आया था उसी के बेस्ड पे, ठीक है, उसी का मतलब उसी मॉडल पे मैं एक पेपर प्रिपेयर करूंगा, वो मैं आपको लास्ट के 2-3 दिनों में करवाऊंगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का हम देखते हैं। हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट, जैसे कि आपको पता है हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट क्या था मेरे दोस्तों। इस एक्ट के तहत क्या कहा गया था कि जितने भी हिंदू विडोज हैं, ठीक है, जितने भी हिंदू बेवाएं हैं, ठीक है, विडोज हैं, यानी कि जिनकी हस्बैंड्स की डेथ हुई थी, तो वो दूसरी शादी, वो सेकंड मैरिज कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। आपसे बताया जा रहा है कि ये हमारे भारत में कब इनेक्ट किया गया था, तो याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के अंडर टेरिटरीज थी, जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के अंडर जितनी भी टेरिटरीज थी, उनमें हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट जो है वो लागू हुआ, ठीक है। कब से, ये बताना है आपको, कब से हुआ था? 1856 से, यानी कि पार्ट सी इसका सही जवाब है, 1856 से। अब आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए, हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट जो है, हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट जो है, ये भारत में किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये लॉर्ड डलहौसी, आपको याद रखना है, ये लॉर्ड डलहौसी ने भारत में इंट्रोड्यूस किया था। क्या किया था डलहौसी ने इंट्रोड्यूस भारत में? हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट। कब किया था? 1856 में। अच्छा, इस साथ में ये भी याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, जो लॉर्ड डलहौसी था ना, लॉर्ड डलहौसी हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे। क्या थे? ये हमारे भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। और ये भी याद रखना, जो लॉर्ड डलहौसी हैं, इसी ने क्या किया था? इसी ने यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी इंट्रोड्यूस किया था। हु इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन इंडिया? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौसी। जितने भी हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो हम रेलवे देख रहे हैं, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम है, रेलवे हम देख रहे हैं, टेलीग्राफ देख रहे हैं, ठीक है, टेलीग्राफ, यहाँ पोस्टल सिस्टम हम देख रहे हैं, ये भी किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? ये भी लॉर्ड डलहौसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। रिवाइज भी होगा, एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मिलेंगे अगर किसी को नहीं पता। और ये मैं सिर्फ आज यहाँ पे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन ईयर 1885 इन विच सिटी? जैसे कि सभी दोस्त हम में से जानते होंगे कि ये जो फर्स्ट मीटिंग थी आईएनसी की, वो कहाँ पे वो कब हुई थी? वो 1885 में ही हुई थी, क्योंकि कांग्रेस भी कब बनी थी? 1885 में ही कांग्रेस भी बनी थी। कांग्रेस किसने बनवाई थी? A.O. ह्यूम ने बनाई थी। एलोवेन एक्टोवियन ह्यूम, है ना, एलियन एक्टोवियन ह्यूम उसका नाम था, है ना। तो A.O. ह्यूम ने बनाई थी कब? 1885 में ही। लेकिन कांग्रेस की पहली जो मीटिंग है मेरे दोस्तों, वो किस सिटी में हुई थी? तो आप याद रखना मेरे दोस्तों, कांग्रेस की जो पहली मीटिंग हुई थी वो बॉम्बे सिटी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे सिटी में हुई थी। इसमें 72 डेलीगेट्स ने इस मीटिंग को अटेंड किया था, और इन 72 में से मोस्टली जो डेलीगेट्स थे वो कौन थे? वो लायर्स थे, वो सभी के सभी वकील थे। मोस्टली इसके मेंबर्स लायर्स थे। अच्छा, अगर आपसे पूरा डेट पूछा जाएगा कि कब हुई थी ये फर्स्ट मीटिंग, कब हुई थी, तो मेरे दोस्तों याद रखना, ये 28 दिसंबर 1885 को ये मीटिंग हुई थी। अच्छा, ये जो फर्स्ट मीटिंग थी, इसका प्रेजाइडर कौन था? प्रेजाइडर
यानी कि उस वक्त जो फर्स्ट मीटिंग आईएनसी की हुई थी उस दिन कौन था आईएनसी का प्रेसिडेंट, कौन था प्रेसाइडर? तो याद रखना वो था वमेश चंद्रा बनर्जी। कौन था? वमेश चंद्रा बनर्जी था। अच्छा, ये जो मीटिंग है मैंने आपको बताया किस सिटी में हुई थी, वो बॉम्बे सिटी में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाएगा किस कॉलेज में हुई थी तो याद रखना मेरे दोस्तों ये हुई थी गोकुलदास। किस में हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुई थी। कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। ठीक है, ये मीटिंग फर्स्ट मीटिंग ऑफ आईएनसी। चलिए नेक्स्ट, विच मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय बोथ इंडियन नेशनल आर्मी एज वेल एज बाय रॉयल इंडियन नेवी? यानी कि ऐसी कौन सी मूवमेंट थी भारत की जिसको दोनों ने सपोर्ट किया, यानी कि आर्मी ने भी सपोर्ट किया और नेवी ने भी सपोर्ट किया? तो बता दीजिए, ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं। अब मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, फिर मैं थक जाऊंगा वरना। ठीक है, तो देख लीजिए, खिलाफत है, होम रूल मूवमेंट है, अगस्त क्रांति है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, मे भी आपको एक हिंट मिल जाए। अगस्त क्रांति पता है किसको कहा जाता था? अगस्त क्रांति मेरे दोस्तों, अगस्त क्रांति जो है ये QIM को कहा जाता था, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को ही अगस्त क्रांति कहा जाता था। ठीक है, अगस्त क्रांति किसको कहा जाता था? क्विट इंडिया मूवमेंट को। यानी कि अब आपके ऑप्शंस क्या हैं? खिलाफत मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आपको बताना है इन मूवमेंट्स में से किस मूवमेंट को आर्मी एज वेल एज नेवी ने सपोर्ट किया था। तो मेरे दोस्तों याद रखना, अगस्त क्रांति जो है यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसी को सपोर्ट किया था आर्मी ने भी और नेवी ने भी। कब लॉन्च किया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट मेरे दोस्तों? ये 8 अगस्त 1942 को ये लॉन्च किया गया था। कौन? क्विट इंडिया मूवमेंट। मेरे दोस्तों ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रपोजल था, क्विट इंडिया मूवमेंट का जो प्रपोजल था ना मेरे दोस्तों, याद रखना इसको वर्धा प्रपोजल भी कहा गया था। क्या कहा जाता था इसको? वर्धा प्रपोजल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको? वर्धा प्रपोजल भी कहा जाता था। और ये भी साथ में याद रखना, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है मेरे दोस्तों, इस क्विट इंडिया मूवमेंट को कहा जाता है लीडर लेस रिवोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लीडर लेस रिवोल्ट? तो वो था क्विट इंडिया मूवमेंट। काफ़ी है इसमें। ठीक है, अच्छा इसी के दौरान, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में ही गांधी जी ने एक नारा दिया था, दैट इज डू और डाई। इंपॉर्टेंट है, किस मूवमेंट में गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट, यानी कि गांधी जी ने इसमें यहाँ पे कहा था, ब्रिटिशर से कहा था कि आप क्विट करो और हमारा भारत जो है वो आप गॉड्स हैंड्स में छोड़ दो, यानी कि वो आप भगवान के हाथों में, हमारा जो भारत है वो भगवान के हाथों में आप उसको छोड़ दो और खुद आप यहाँ से चले जाओ। ठीक है, ये कहा था गांधी जी ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेरे दोस्तों? तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे एनी बेसेंट जो है वो इसका सही जवाब है। लेकिन एनी बेसेंट आपको पता है वो भारत की नहीं थी, वो इंडियन नहीं थी। ठीक है, वो एक फॉरेनर वुमेन थी। क्या थी? वो एक फॉरेनर वुमेन थी, लेकिन बट शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, याद रखना है आपको, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब अगर आपसे पूछा जाएगा हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, यानी कि पहली भारत की ऐसी कौन सी महिला थी जो सबसे पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या बनी? प्रेसिडेंट बनी। पहली जो महिला थी जो प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो एनी बेसेंट थी, लेकिन वो फॉरेनर थी। अब अगर आपसे क्वेश्चन में वही से पूछा जाएगा कि ये बताइए पहली भारतीय कौन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या बनी? प्रेसिडेंट बनी। तो मेरे दोस्त याद रखना वो थी सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू कब बनी थी मेरे दोस्तों? 1925 में वो बनी थी। ठीक है, इसकी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑल द टॉप लीडर्स ऑफ कांग्रेस वायर अरेस्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट? तो किस मूवमेंट में तमाम जो टॉप लीडर्स थे कांग्रेस के उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या होम रूल एजिटेशन? तो मेरे दोस्तों याद रख लीजिएगा, इसका जो सही जवाब है दैट इज, एक सेकेंड, दैट इज दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी बताए, नो नीड टू डिस्कस मोर पॉइंट्स अबाउट इट। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी इन विच ईयर? क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो किस सिटी से स्टार्ट किया गया था और किस साल में वो स्टार्ट किया गया था? वही तो मैंने आपको पहले ही बोला 1942 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसमें तो आपको 1942 एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है ना, तो इसका मतलब ही होगा, इसका मतलब क्या होगा? शाबाश, इसका मतलब ही होगा कि मुंबई इसका सही जवाब है। तो कहाँ से स्टार्ट किया गया था? मुंबई से। हु
among the following was founder of Indian National Congress? फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन था? एलन एक्टिवियन ह्यूमी, यानी कि एओ ह्यूम, जो क्या था? जो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, है ना, ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा जिस वक्त एओ ह्यूम ने क्या बनाई थी, जिस वक्त एओ ह्यूम ने आईएनसी बनाई, उस वक्त भारत का वाइसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड डुफेरिन। कौन था? लॉर्ड डुफेरिन उस वक्त भारत के वाइसराय थे जिस वक्त क्या बनाई गई थी, जिस वक्त आईएनसी बनाई थी। किसने? एओ ह्यूम ने। तो आपको पता होगा पहले क्या थी? पहले इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी थी? ये दो पार्टीज मर्ज हो गई थी, एक हुई थी इंडियन नेशनल यूनियन और दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस, है ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल यूनियन, ये दो मर्ज हो गई थी, उसके बाद आईएनसी बनी थी। Who among the following was published by गांधी जी during his stay in South Africa? जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो उस टाइम पे वहाँ पे उसने कौन सा पेपर या कौन सी मैगजीन उसने वहाँ पे पब्लिश की थी? तो याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो आपको इंडियन ओपिनियन देखने को मिलता है ना, ये इसका सही जवाब है, दैट इज इंडियन ओपिनियन। ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात? पीडीएफ नहीं मिलने वाली है, ठीक है, मैं खुद स्क्रीनशॉट से काम कर रहा हूँ इस वक्त। डू और डाई इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल? तो डू और डाई का नारा कहाँ पे दिया गया था? अभी जो मैं आपको बता रहा था, ये नारा दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। नेक्स्ट, द राउलाट एक्ट वॉज पासड बाई ब्रिटिशर्स इन विच ईयर? राउलाट एक्ट भारत में किस साल में पास किया गया था? तीन ही ऑप्शन हैं, इन्हीं तीनों में से एक सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका जो सही ऑप्शन है, इन्हीं तीनों में से एक सही ऑप्शन है। शाबाश, बताओ कौन सा है? देख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट, राउलाट एक्ट को हम ब्लैक एक्ट भी बोलते थे। राउलाट एक्ट वाज आल्सो नोन एज ब्लैक एक्ट। और यही जो राउलाट एक्ट है मेरे दोस्तों, इसी राउलाट एक्ट को क्या कहा जाता था? एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 किसको कहा जाता था? वो ये राउलाट एक्ट को ही कहा जाता था, और ब्लैक एक्ट भी इसी राउलाट एक्ट को ही कहा जाता था। अब याद रख लीजिएगा, तो किस साल में ये पास हुआ था? 1919। मैंने आपको बोला ना, इट वाज आल्सो नोन एज एनार्किकल रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। इसका मतलब है कि ये 1919 में ही पास हुआ था। और ये जो राउलाट एक्ट है मेरे दोस्तों, इससे कौन सा रिट सस्पेंड होता था? अगर आपसे कोई पूछेगा विच रिट वाज सस्पेंडेड आफ्टर द इनएक्टमेंट ऑफ राउलाट एक्ट, तो याद रख लीजिएगा जो हैबस कॉर्पस की रिट थी, हैबस कॉर्पस की जो रिट थी मेरे दोस्तों, वो सस्पेंड होती थी ड्यू टू राउलाट एक्ट। मेरे दोस्तों, ऐसी कौन सी कमीशन बनी थी जब जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ? जब जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ तो उसके बाद कौन सी कमीशन बनी थी? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे। तो देख लीजिए, सबसे पहली बात, जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ? याद रखना है आपको पूरा डेट, ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जेबीएम हुआ था, यानी कि जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ, ठीक है। और ये भी आप याद रखना मेरे दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? ये अमृतसर में हुआ। कहाँ पे हुआ? यानी कि अमृतसर पंजाब में हुआ, ठीक है, ये अमृतसर पंजाब में हुआ। अब दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना जलियांवाला बाग के बारे में, तो लोग जो है ना वो गैदर क्यों हुए थे, वो वहाँ पे जुमा क्यों हुए थे? वो इसलिए जुमा हुए थे क्योंकि जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू हैं, ठीक है, जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू था, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, और जो डॉक्टर सत्यापाल था, ठीक है, उन दोनों को अरेस्ट किया गया था। किसने अरेस्ट किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब लोग जुमा हुए थे कि आप इसको क्या करो, आप इन दोनों को रिलीज करो, जेल से उनको शाबाश रिहा करो। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे? फिर सिचुएशन हुई ऐसी हुई कि जनरल डायर आया, उसने यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट की और यहाँ पे बहुत सारे डेथ्स हुई। तो याद रखना आपको, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यापाल को उन्होंने अरेस्ट किया था, इसलिए वो वहाँ पे जुमा हुए थे वो लोग। अच्छा, ये भी याद रखना, एक और इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता दूं बस आज। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग मैसेकर होने के बाद ही क्या किया था? जो उसका नाइटहुड का टाइटल था, ठीक है, ही रिटर्नड द टाइटल ऑफ नाइटहुड आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, इसी प्रोटेस्ट में, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर के प्रोटेस्ट में ही उसने फिर ये टाइटल अपना क्या किया था? शाबाश, वापस किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर होने के बाद तो कौन सी कमीशन बनाई गई थी? इसको इंक्वायर करने के लिए, यानी कि इसकी इंक्वायरी करने के लिए
कौन सी कमीशन बिठाई गई थी, कौन सी कमीशन बनाई गई थी? तो याद रखना हंटर कमीशन, हंटर कमीशन बनाई गई थी, ठीक है। और जलियांवाला बाग मैसेकर को गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने इसको हिमालयन ब्लंडर कहा था। क्या कहा था? हिमालयन ब्लंडर गांधी जी ने इसको कहा था, जलियांवाला बाग मैसेकर को। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट इकोनॉमिक काज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? तो इनमें से इकोनॉमिक काज रिवोल्ट ऑफ 1857 का कौन सा नहीं था? आप भी ऑप्शन पढ़ो, मैं भी दिल में ही अपने ऑप्शन पढ़ूंगा। तो हैवी टैक्सेशन, डिस्क्रिमिनेटरी, तो इसका जो मेरे दोस्तों इसका जो सही जवाब है दैट इज सी, दैट इज इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर इंडियन कॉटन। ये बिल्कुल भी रिवोल्ट ऑफ 1857 का रीजन नहीं था। देख लीजिए, हैवी टैक्सेशन रिवोल्ट ऑफ 1857 ये उसका एक रीजन था। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स जो है ये एक रीजन था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स ये भी एक रीजन था, लेकिन ये जो है ना ये इसका एक रीजन नहीं था रिवोल्ट ऑफ 1857 का इकोनॉमिक रीजन। विच अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर डिफीटेड रानी लक्ष्मी बाई ऑफ झांसी ड्यूरिंग स्पाई म्यूटिनी? तो स्पाई म्यूटिनी के टाइम पे जो रानी लक्ष्मी बाई थी, कहाँ की? झांसी की। तो उसको किसने डिफीट किया था? किस ब्रिटिश ऑफिसर ने उसको डिफीट किया था इन रिवोल्ट ऑफ 1857? तो मेरे दोस्तों आप याद रखना, जो हग रोज है ना, हग रोज ने इसको डिफीट किया था। किसको? रानी लक्ष्मी बाई, जो झांसी में लीड कर रही थी रिवोल्ट को। नेक्स्ट, who was proclaimed as emperor of India by सिपाहीज ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के रिवोल्ट में सिपाहीज जो थे यानी कि इंडियन सोल्जर्स जो थे, उन्होंने किसको डिक्लेयर किया था एज एम्पायर ऑफ इंडिया? ठीक है, हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स, हिंदू सोल्जर्स मुस्लिम सोल्जर्स दोनों ने मिलके किसको बनाया था एम्पायर ऑफ इंडिया? तो मेरे दोस्तों याद रखना, रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे उन्होंने बनाया था बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर को उन्होंने बनाया था एम्पायर ऑफ इंडिया। विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज लेड रिवोल्ट ऑफ 1857 एट कानपुर? कानपुर में 1857 रिवोल्ट को कौन लीड कर रहा था? तो मेरे दोस्तों आप याद रखना, वहां पे लीड कर रहा था दंदूपांत। कौन? दंदूपांत। एक हिंट दिया मैंने आपको, दंदूपांत किसको कहते थे? दंदूपांत नाना साहिब को ही कहते थे, यानी कि नाना साहिब इसका सही जवाब है। कौन लीड कर रहा था कानपुर में? नाना साहिब। कानपुर में कौन लीड कर रहा था? नाना साहिब, जिसको हम दंदूपांत भी बोलते थे। अच्छा, जो बेगम हजरत महल है ये कहाँ पे लीड कर रही थी रिवोल्ट ऑफ 1857 को? ये लखनऊ में लीड कर रही थी रिवोल्ट ऑफ 1857 को। बेगम हजरत महल के साथ उसका एक बेटा था जिसका नाम था ब्रिजेश कादिर। क्या उसका नाम था? ब्रिजेश कादिर। ब्रिजेश कादिर और बेगम हजरत महल जो है वो लीड कर रही थी रिवोल्ट को। कहाँ पे? लखनऊ में। हो गया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? नाना साहिब मैंने आपको बोला कानपुर में। अच्छा, अगर हम रानी लक्ष्मी बाई की बात करेंगे तो वो कहाँ पे लड़ रही थी, वो कहाँ पे लीड कर रही थी रिवोल्ट ऑफ 1857 को? झांसी में, है ना। कुंवर सिंह, ये है कुंवर, यहाँ पे ये है KUNWR। कुंवर सिंह कहाँ पे लीड कर रहा था रिवोल्ट ऑफ 1857 को? बिहार में, ठीक है। अच्छा, दिल्ली में रिवोल्ट ऑफ 1857 को कौन लीड कर रहा था? याद रखना, वहाँ पे लीड कर रहा था बहादुर शाह सेकंड और बखत खान लीड कर रही थी रिवोल्ट ऑफ 1857 को। कहाँ पे? दिल्ली में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ चैनल्स मैंने देखा, मुझे भी एक रिकमेंडेड चैनल आई थी, रिकमेंड की थी यूट्यूब ने, एक चैनल की थी रिकमेंड। तो वहाँ पे एक चैनल ऐसी थी जो आपको पर्टिकुलरली वो JKP बॉर्डर बटालियन वालों को कह रही थी। वहाँ पे एक सर था या एक मैडम थी, वो कह रही थी या वो कह रहा था, कोई भी जो सर था मैडम थी, वो वहाँ पे बता रहे थे कि हमने JKP SI के लिए कोई मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया है। आप वही मॉक टेस्ट जो है, वही मॉक टेस्ट किसके लिए भी होगा? JKP बॉर्डर बटालियन के लिए भी। मैं आपको मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊँ, देख लीजिए आप, हाँ अब देना वो मॉक टेस्ट भी बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप वो भी पढ़ोगे वो मॉक टेस्ट। लेकिन आप उसको देख के डिमोटिवेट नहीं होना। मैं उसी वक्त सोच रहा था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डिमोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ आप देख लीजिए, कहाँ SI लेवल का पेपर, ठीक है, और कहाँ ये बॉर्डर बटालियन का पेपर, इसमें 10th लेवल के हैं और वो वहाँ पे ग्रेजुएट लेवल के, उसमें MA BEd PhD वाले होते हैं। तो लेकिन अगर आपको हो सके, मेरी सजेशन है कि आप वो मॉक टेस्ट आप नहीं देना। हाँ, अगर आप दोगे तो आप इस इंटेंशन से नहीं देना कि मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि मेरा स्कोर क्या है। हाँ, आप मॉक टेस्ट वहाँ पे वो मॉक टेस्ट आप देख सकते हो, उसके आंसर्स वगैरह देख सकते हो, मतलब फैक्टर्स ऐड करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, ना केवल इसके लिए कि आपको पता चले वहाँ पे कि मेरा स्कोर कितना है।
ये नहीं, वो नहीं होगा वहाँ पे, याद रखना। आप उससे डिमोटिवेट हो जाओगे अगर आप उस इंटेंशन से आप वहाँ पे वो देखोगे वो मॉक टेस्ट। समझ रही ना आप मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने आपको पढ़ाई हैं, अब मैं आपको रिवाइज भी साथ साथ में करवा रहा हूँ। चलिए देखिए, आप 16 क्वेश्चन है ना आप, एक सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? व्हाट वाज द इंक्रीज इन मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट सेंटर ड्यूरिंग इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1919? जब इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 जब इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 पास हुआ तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंट्रल लेवल की थी उसमें कितने मेंबर्स इंक्रीज किए गए? तो मेरे दोस्तों आप याद रखना उसमें 60 मेंबर्स तक वो इंक्रीज हुए थे। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड इंडियन होम रूल मूवमेंट? इंडियन होम रूल मूवमेंट 28 अप्रैल 1916 को बनाई गई थी। ठीक है, तो ये जो 20 अप्रैल 1916 को जो होम रूल मूवमेंट बनाई गई थी ये किसने बनवाई थी? बहुत ही आसान सा सवाल है, ये बीजी तिलक ने बनाई थी, बाल गंगाधर तिलक ने बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह जब हुआ उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मेरे दोस्तों आप ये याद रखना, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब अगर आपसे कोई पूछेगा मेरे दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछेगा, गवर्नर जनरल की बात आई ना, अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि ये बताइए जो पहला गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर जनरल जो भारत का था, पहला गवर्नर जनरल जो भारत का था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटेक। फर्स्ट गवर्नर जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था मेरे दोस्तों वो था लॉर्ड विलियम बेंटेक। अगर आपसे कोई पूछेगा सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था तो याद रखना वो था सर चार्ल्स मेटकैफ। क्या था? सर चार्ल्स मेटकैफ उसका नाम था। ठीक है, ये गवर्नर जनरल की बात मैंने की है ना, गवर्नर जनरल की मैंने बात की। अगर आपसे कोई पूछेगा हु वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अगर बंगाल का कोई पूछेगा हु वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो उसका नाम आपको याद रखना है, वो वैरन हेस्टिंग्स था। कौन था? वो वैरन हेस्टिंग्स था, याद रखना। अच्छा मेरे दोस्तों आप ये पॉइंट भी याद रखना, जो पहला वायसराय था हमारे भारत का वो कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे कोई पूछेगा हु वाज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो वो भी लॉर्ड कैनिंग ही था। लास्ट गवर्नर जनरल भारत का कौन था? लास्ट गवर्नर जनरल भारत का लॉर्ड कैनिंग ही था, लास्ट गवर्नर जनरल। और फर्स्ट वायसराय भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। एक पॉइंट आपको क्वेश्चन से ही मिलता है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो उस टाइम पे कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस टाइम पे क्या था? इसका गवर्नर जनरल भारत का। ड्यूरिंग चंपारण मूवमेंट जो बिहार में हुई थी, कहाँ पे हुई थी चंपारण मूवमेंट? याद रखना है आपको, बिहार में हुई थी। फार्मर्स वायर फोर्सड बाय ब्रिटिशर्स टू ग्रो विच प्लांट? तो उस टाइम पे फार्मर्स को ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था कि आप कौन सा प्लांट कल्टीवेट करो? चंपारण मूवमेंट जब बिहार में हुई उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था? वो चंपारण मूवमेंट क्यों हुई थी? फार्मर्स ने चंपारण मूवमेंट में क्यों शिरकत की? क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स कहते थे कि आप कौन सा प्लांट ग्रो करो, आप कौन सा प्लांट ग्रो करो? शाबाश, इंडिगो का प्लांट। उसके बाद इंडिगो रेवोल्यूशन भी आया था, इंडिगो मूवमेंट चलाई गई थी। खेदा सत्याग्रह इन विच गांधी जी वाज स्पिरिचुअल हेड? हाँ याद रख लीजिएगा, खेदा सत्याग्रह आपको याद रखना है। खेदा सत्याग्रह जो थी मेरे दोस्तों, खेदा सत्याग्रह में क्या था? जो गांधी जी था वो स्पिरिचुअल हेड था इस स्ट्रगल का, यानी कि स्पिरिचुअल हेड था गांधी जी। किसका? खेदा सत्याग्रह का जो है गांधी जी वो इसका स्पिरिचुअल हेड था। तो आपको बताना है खेदा सत्याग्रह जो है वो किस जगह पे हुई थी। यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, बिहार और मध्य प्रदेश। मैं आपको और भी दो ऑप्शन दूंगा, एक सेकेंड। दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है गुजरात। तो इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों, इसका जो सही जवाब है दैट इज गुजरात। कौन?
गुजरात इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रौलाट एक्ट 1919। तो इसमें से रौलाट एक्ट 1919 के रिलेटेड कौन सा पॉइंट गलत है, आपको ये बताना है, ठीक है, कौन सा गलत है। फर्स्ट है, दिस एक्ट गिव अनब्रिडल्ड पावर्स टू गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन सस्पेक्ट्स। बिल्कुल सही है, कोई भी वार्निंग नहीं दी जाती थी, कोई भी ट्रायल नहीं दिया जाता था, ऐसे ही गवर्नमेंट जो है वो क्योंकि रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस भी सस्पेंड हुई थी ना, तो वो ऐसे ही आप उनको उठा के ले जाते थे, अरेस्ट करते थे। इट वॉज पासड बाई इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दिल्ली। बिल्कुल सही है, रौलाट एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ही, दिल्ली में ही उन्होंने ये पास किया था। लॉर्ड कैनिंग वॉज वाइसराय ड्यूरिंग द रौलाट एक्ट। ये फंस गया, तो यहाँ पे रौलाट एक्ट के टाइम पे, रौलाट एक्ट के टाइम पे यहाँ का जो वाइसराय था मेरे दोस्तों, वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रौलाट एक्ट पीरियड, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट वाज 2 years, ये भी सही जवाब है, तो इसमें से यही एक पॉइंट गलत था। और एक क्वेश्चन है, तो गांधी जी ने किस मूवमेंट में हंगर स्ट्राइक के थ्रू जस्टिस हासिल किया था? यानी कि गांधी जी ने किस मूवमेंट में हंगर स्ट्राइक को एज ए वेपन इस्तेमाल किया, हंगर स्ट्राइक की, उसको एज ए वेपन इस्तेमाल किया और फिर जस्टिस भी हासिल की। यानी कि हंगर स्ट्राइक के थ्रू इसने सबसे पहले किस मूवमेंट में उसने जस्टिस हासिल की? हंगर स्ट्राइक के थ्रू। तो आप याद रख लीजिएगा, आपको पता होगा गांधी जी ने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की थी, तो वहाँ पे उसने हंगर स्ट्राइक की थी, तो ये उसकी पहली ऐसा हंगर स्ट्राइक थी जिसकी वजह से उसने जस्टिस हासिल किया। Which act provided for establishment of public service commission in India for the first time? पब्लिक सर्विस कमीशन किस एक्ट के तहत भारत में बनाई गई थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों, शाबाश। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और रौलाट एक्ट 1919। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसका सही जवाब है। डायरकी यार ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हाँ, डायरकी या जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है मेरे दोस्तों, जो प्रोविंशियल लेवल पे इंट्रोड्यूस की गई थी, प्रोविंशियल लेवल पे जो मतलब इंट्रोड्यूस की गई थी। सिंपल याद रखना, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसने इंट्रोड्यूस की थी भारत में? आपसे पूछा जा रहा है कि किस एक्ट के तहत, सॉरी आपसे नहीं पूछा गया है कि किसने करवाई थी, आपसे पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है भारत में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसका भी यही था, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से क्या हुआ था? पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई थी। और दूसरी चीज़ क्या हुई थी? शाबाश, दूसरी चीज़ ये हुई थी कि जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ये भी इंट्रोड्यूस की गई थी। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो आप याद रखना वो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, इंट्रोड्यूस ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताइए, खिलाफत मूवमेंट जो है 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की गई थी ना, आपसे बताया जा रहा है कि ये बताइए किसने वो स्टार्ट की थी। आपको पता होगा ना, आपको पता होगा जो मोहम्मद अली और जो शौकत अली था, मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे ये आपस में क्या थे, क्या लगते थे एक दूसरे को? ये ब्रदर्स थे, ये सिबलिंग्स थे, ये भाई थे। मोहम्मद अली और शौकत अली ये क्या थे? ये भाई, दोनों भाई थे। इन दोनों ने ही क्या किया था? इन दोनों ने ही खिलाफत मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की थी 1919 में। और ये भी आप याद रख लीजिएगा, आप ऑप्शंस के हिसाब से आपको क्या देखने को मिल रहा है? बोथ बी एंड सी, यानी कि मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है ना, इसको शॉर्ट में हम मोहम्मद अली कहते थे। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर अगर ऑप्शन में देखने को मिलेगा, आप कंफ्यूज नहीं होना, तो ये इसका सही जवाब है, क्योंकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर को ही मोहम्मद अली के नाम से जाना जाता था शॉर्ट में। विच मूवमेंट वाज लेड बाय गांधी जी आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर दैट लास्टेड फॉर 1920 to 1922? तो जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ 1919 में, तो उसके बाद गांधी जी ने कौन सी मूवमेंट चलाई जो 1920 से लेकर 22 तक चली? तो कौन सी मूवमेंट हुई थी? शाबाश, 1920 में। तो सिंपली है ना, आपको तो पता ही होगा मेरे दोस्तों, पढ़ा है हमने। इसका जो सही जवाब है दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में ही स्टार्ट हुआ था ना, जो 1922 तक फिर चली थी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर डिड नॉट लेड टू इनिशिएशन ऑफ कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी 1920? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिड नॉट लेड टू इनिशिएशन? हाँ, तो ऐसा कौन सी चीज़ है?
देख लीजिए, इसमें से ऐसे मतलब तीन ऐसे चीज़ें हैं, तीन ऐसे ऑप्शंस हैं जो रीजनस थे किसके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, एनसीएम के। तीन ऐसे रीजनस इसमें हैं जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रीजनस बने थे। तीन ऐसे पॉइंट्स हैं, तीन ऐसे ऑप्शंस हैं जो एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रीजनस बने। एक इसमें से नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रीजन नहीं था। सिंपल है, सिंपल है। कैसे सिंपल है? पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत पहले हुआ था, है ना। पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत पहले हुआ था। एक्चुअली जो नॉन कॉपरेशन ऑफ मूवमेंट का सिलसिला जो है ना, वो रावलट एक्ट से शुरू हुआ। देख लीजिए कैसे, जब रावलट एक्ट आया ना, रावलट एक्ट के बाद प्रोटेस्ट किया गया। प्रोटेस्ट जब होने लगा तो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। जलियांवाला बाग मैसेकर होने के बाद ही क्या किया गया था, खिलाफत मूवमेंट आई थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी विड्रू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन। हाँ, महात्मा गांधी ने कब, व्हेन डिड गांधी विड्रू एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? पूरा डेट मैं आपको बता दूं, 12 फरवरी 1922 को। क्यों क्यों किया था? क्यों किया था? क्या हुआ था उस दिन? उस दिन चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। कहाँ पे चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था? किस स्टेट में हुआ था? यूपी में हुआ था। यूपी में कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में, है ना। गोरखपुर, गोरखपुर में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। यूपी में हुआ कब? 1922 में। उस टाइम पे क्या हुआ था? वहाँ पे 22 पुलिसमैन की डेथ हुई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो गैदरिंग थी, उन्होंने एक थाना जलाया था। उस थाने में 22 पुलिस कर्मचारियों की डेथ हुई थी। ठीक है, समझ आ रहा है ना, अच्छे से समझ में, है ना। चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च? हाँ, जब एनसीएम लॉन्च किया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च किया गया? 1920 में। तो उस टाइम पे भारत का वाइसरॉय कौन था? आपसे पूछा गया है। तो देख लीजिए मेरे दोस्तों, उस टाइम पे भारत का जो वाइसरॉय था वो कौन था? आपके ऑप्शन स्क्रीन पे हैं। एक है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, ये भी नहीं था। तो इन दोनों में से एक होगा, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो कौन है इसका सही जवाब? जो है वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, चौरी चौरा इंसिडेंट, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंसिडेंट ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया टुक प्लेस इन। चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ पे हुआ? गोरखपुर में, यूपी में हुआ। पहले मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, एक सेकेंड, Who among the following was president of कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी विच was that down 1923? देख लीजिए, जो कांग्रेस स्वराज खिलाफत पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जो थी, CKS पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जो थी, ये कब बनाई गई थी? 1923 में। तो इसका जो प्रेसिडेंट था मेरे दोस्तों, वो कौन था? तो याद रखना, उसका प्रेसिडेंट था चित्तरंजन दास, जिसको हम CR दास भी बोलते थे। स्वराज पार्टी ग्रेटली वीकनेड एंड ब्रोक अप इन। स्वराज पार्टी जो है ये कब ब्रेक हो गई, ये कब वीक हो गई? तो याद रख लीजिएगा, ये 1926 में वीक हुई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गद्दार पार्टी, एन इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय इंडियंस? तो गद्दार पार्टी ये एक इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। सिंपली मैं आपको बता दूं, गद्दार पार्टी का फाउंडर कौन था? तो आप याद रख लीजिएगा, इसका जो फाउंडर था वो था सोहन सिंह बखना। तो आप कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअली जो गद्दार पार्टी है ना मेरे दोस्तों, गद्दार पार्टी किस किसने बनाई थी? ये लाला हरदयाल ने भी बनाई थी। इसमें तीन बंदे थे, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, और कौन था? लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, वो था सोहन सिंह बखना। यही सोहन सिंह बखना, ये तीनों के तीन थे। ठीक है, अब अगर ऑप्शन में आपको इन दोनों का नाम नहीं देखने को मिलेगा तो इसका होगा, अगर इन दोनों का नहीं होगा तो इसका होगा, इन दोनों का नहीं होगा तो इसका होगा। ठीक है, तीनों के तीन आप याद रखना। अच्छा, तो इसका जो गद्दार पार्टी का नाम जो है ये किससे लिया गया था? ये एक पेपर से निकाला गया था, है ना। एक पेपर था जिसका नाम था गद्दार। ठीक है, इस पेपर का नाम क्या था? गद्दार, इस पेपर का नाम था। तो ये पेपर किस लिए स्टार्ट किया गया था? गद्दार पेपर, याद है आपको? ये स्टार्ट किया गया था टू कममेमोरेट द रिवोल्ट ऑफ 1857। गद्दार पार्टी को रिबेलियन पार्टी भी कहा जाता था। रिबेलियन पार्टी इसी को कहते थे, गद्दार पार्टी को। गद्दार पार्टी कब बनी थी? 1913 में, है ना। गद्दार पार्टी बनी थी। अब और कोई पॉइंट नहीं, वैसे ज़रूरी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा, अभी मैं आपको बार बार बता रहा था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में मुझे एक दो पॉइंट्स याद आ रहे हैं। देख लीजिए, वैसे तो मैंने आपको बताए। देख लीजिए, जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ वो भी चेम्सफोर्ड के टाइम पे ही हुआ। ठीक है, चेम्सफोर्ड के टाइम पे हुआ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे। जो होम रूल मूवमेंट है ना, होम रूल मूवमेंट भी उसी के टाइम पे बनाई गई थी, याद रखना। ठीक है, हंटर कमीशन जो है ना, हंटर कमीशन भी इसी ने अपॉइंट करवाई थी। किसने? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने।
और कुछ? अच्छा, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई थी, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुई थी या खिलाफत मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी, इनिशिएट हुई थी, वो भी लॉर्ड चैम्बर्सफोर्ड के टाइम पे ही हुई थी। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अच्छा, जो दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस था 1912 का, इसका क्या मकसद था? इसमें क्या कहा गया था? इसमें ये कहा गया था कि एक वाइस राय को असैसिनेट किया गया, उसको उसका कत्ल किया गया है, लेकिन किस वाइस राय का, ये देखने में ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, किस वाइस राय का कत्ल किया गया था। ये हैं आपके ऑप्शंस, देख लीजिए, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड हेडिंगी, लॉर्ड, तो इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों, इसका सही जवाब है लॉर्ड हेडिंगी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रिगार्डिंग टू साइमन कमीशन? साइमन कमीशन के बारे में कौन सा पॉइंट इनमें से गलत है? इट वाज लेड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन ईयर 1926, बिल्कुल गलत जवाब है। साइमन वाज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय मैनी, साइमन कमीशन वाज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय मैनी इन इंडिया, बिल्कुल। उस टाइम पे साइमन गो बैक के नारे लगाए थे, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। लाला लाजपत राय डाइड आफ्टर पुलिस बीटिंग ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, हाँ देख लीजिए, साइमन कमीशन का जब प्रोटेस्ट चल रहा था ना, तो इसमें लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज की गई थी। ठीक है, लाठी चार्ज में उसकी इंजरी हुई थी और उसी इंजरी के वजह से फिर उसकी डेथ हुई, लाला लाजपत राय की। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो इसका सही जवाब है। सही जवाब यानी कि ये इसका गलत है। सही जवाब यानी कि आपसे पूछा गया ना कि ये बता इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से, इन ऑप्शंस में से ये इनकरेक्ट है, यानी कि ये साइमन कमीशन के रिलेटेड बिल्कुल गलत है। इसमें लिखा गया है कि साइमन कमीशन जो है मेरे दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत पहुंचा, इसमें लिखा गया है साइमन कमीशन भारत पहुंचा 1926 में, ये 1927 में भारत पहुंची थी साइमन कमीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज आउटकम ऑफ साइमन कमीशन 1928? एक सेकंड 1927 था, 28, सॉरी, जो साइमन कमीशन है ना वो भारत में पहले बॉम्बे पहुंची थी। साइमन कमीशन पहले भारत में कहाँ पहुंची? बॉम्बे। और वो कब पहुंची थी? वो पहुंची थी 3 फरवरी 1928 को, और उस दिन कंप्लीट हड़ताल रखा गया था भारत में। ठीक है, ये है इसका पॉइंट। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज आउटकम ऑफ साइमन कमीशन 1928? तो साइमन कमीशन 1928 की वजह से कौन सा एक्ट फिर पास किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है, जो पहले आप देख रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? पहला प्रेसिडेंट आईएनसी का कौन था मेरे दोस्तों? पहला प्रेसिडेंट जो आईएनसी का था वो था डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी मीटिंग। एक सेकेंड, डब्ल्यू.सी. बनर्जी है कहीं पे, वो में चंद्रा बनर्जी भी जिसको हम बोलते हैं। तो सेकंड कौन था? सेकंड प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी का? सेकंड प्रेसिडेंट आईएनसी का कौन था? तो याद रखना मेरे दोस्तों, वो था डीबी नायरोजी, डीबी नायरोजी। अब अगर आपसे कोई पूछेगा, ये बताइए हु वाज फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट? जैसे हम बोलते हैं ना, हिंदी प्रेसिडेंट, मुस्लिम प्रेसिडेंट, क्रिश्चियन प्रेसिडेंट, इस तरीके से एक पारसी भी एक रिलीजन है। तो दादा भाई नायरोजी फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट था। अगर आपसे कोई पूछेगा हु वाज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो था बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। अगर आपसे कोई पूछेगा हु वाज फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्रिश्चियन, वाज फर्स्ट क्रिश्चियन या हु वाज फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो मेरे दोस्तों वो कौन था? वो था जॉर्ज यूल। कौन था? जॉर्ज यूल ही पढ़ी है, जॉर्ज यूल पढ़ी, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज फाउंडर ऑफ आर्य समाज? तो आर्य समाज का फाउंडर कौन था? आपको पता नहीं कि आर्य समाज किसने बनवाई थी? हु वाज फाउंडर ऑफ आर्य समाज? तो किसने बनाया था आर्य समाज? किसने बनाई थी? देख लीजिए, आर्य समाज किसने बनाई थी, इसकी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा। देख लीजिए, इसका जो पहले सही जवाब है वो हम देखेंगे, वो है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाई थी। अब लास्ट वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हो ना, राजा राम मोहन राय जी, राजा राम मोहन राय, ऐसे इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने कौन सी सभा वगैरह बनाई थी? देख लीजिए, इसने कौन सी सोशल जो है या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बनाई थी? जो राजा राम मोहन राय जी जो थे, इसने ब्रह्मो समाज बनाया। क्या बनाया? ब्रह्मो समाज का फाउंडर कौन था? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा किसने स्टार्ट की थी? आत्मीय सभा भी राजा राम मोहन राय ने स्टार्ट की थी। ब्रह्मो सभा, एक है ब्रह्मो समाज, दूसरा है ब्रह्मो सभा। ब्रह्मो सभा किसने स्टार्ट की थी? ये भी राजा राम मोहन राय ने ही स्टार्ट की थी। ठीक है, अच्छा,
जो परसिप्टस ऑफ जीसस जो हैं, परसिप्टस ऑफ जीसस ये जो बुक है, और जो क्या उसका दूसरे का नाम था, संबद कौमुदी, ठीक है। ये दो बुक्स किसने लिखी, ये भी राजा राममोहन राय ने लिखी। अच्छा, जो राजा राममोहन राय जो थे ना, ही वॉज फाउंडर ऑफ हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता। हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में बनाया गया, हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में बनाया गया, उसका फाउंडर कौन था, राजा राममोहन राय, ठीक है। वेदांता कॉलेज का फाउंडर कौन था, वेदांता कॉलेज का फाउंडर भी यही था। नेक्स्ट आपसे अगर एक याद आ रहा है मुझे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रार्थना समाज जो है मेरे दोस्तों, प्रार्थना समाज का फाउंडर कौन था, इसका फाउंडर कौन था, तो याद रखना इसका फाउंडर था जस्टिस MG रनाडे, ये इसका फाउंडर था। अच्छा, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा, जो हमने क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आर्य समाज किसने बनाई थी, इसका सही जवाब क्या है, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रख लीजिएगा, जो इंडिया फॉर इंडियंस का जो नारा है, इंडिया फॉर इंडियंस, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। अच्छा, बैक टू वेदास ये किसने कहा था, ये स्लोगन किसने दिया था, ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था, ठीक है। अच्छा, जो धर्मा सभा है मेरे दोस्तों, धर्मा सभा किसने बनवाई थी, राधा कांत देव ने बनवाई थी। यंग बंगाल मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, बस मैं आपको रफली बता रहा हूँ ऊपर से ही, ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, तो ये हेनरी लुइस विवियन डेरोजोई ने स्टार्ट की थी। इसको हम सिंपली बोलते हैं HLV डेरोजोई। अच्छा मेरे दोस्तों, ये अब बताइए आप कि जो प्रार्थना सभा थी, प्रार्थना सभा, एक है प्रार्थना समाज, अभी मैंने आपको जो बोला प्रार्थना समाज किसने बनाई थी, MG रनाडे ने बनाई थी। दूसरा है प्रार्थना सभा, ठीक है, तो ये किसने बनवाई थी, ये भी बनवाई थी MG रनाडे ने। किसने, ये भी MG रनाडे ने बनवाई थी। कुछ बुक्स में ये लिखा गया है कि प्रार्थना सभा को ही प्रार्थना समाज भी कहते हैं, तो वैसे ये उतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि दोनों का फाउंडर एक ही है, ठीक है। अच्छा मेरे दोस्तों, ये बताइए थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने बनवाई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो बनाई थी मैडम HP ब्लावत्स्की, ठीक है, और बनाई थी कॉलोनल HS ओलकॉट ने। दोनों फॉरेनर्स थे, दोनों ये फॉरेनर्स थे, ठीक है। नेक्स्ट और क्या आपसे पूछा जा सकता है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का फाउंडर कौन था, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का फाउंडर कौन था मेरे दोस्तों, वो था MG रनाडे, ये भी याद रखना, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है, हाँ, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या इंडियन सोसाइटी, इसका फाउंडर कौन था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो मेरे दोस्तों याद रखना इसका फाउंडर था गोपाल कृष्णा गोखले, GK गोखले इसका फाउंडर था। ये मुंबई में बनाई गई थी। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, अच्छा, देवा समाज किसने बनवाई थी, देवा समाज बनाई थी शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है। इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन किसने बनवाई थी, NEB सात ने बनवाई थी, ठीक है। अच्छा, लोकहितवाड़ी जो है ना, लोकहितवाड़ी किसका टाइटल था, ये किसने स्टार्ट किया था, शाबाश, लोकहितवाड़ी किसने स्टार्ट किया था, गोपाल हरि देशमुख ने, ठीक है। ये वही है जब ये गया था ना वहाँ दिल्ली दरबार अटेंड करने के लिए, लोकहितवाड़ी यानी कि गोपाल हरि कृष्णा देशमुख जो है ना, जब ये 1876 में गया था ना दिल्ली दरबार अटेंड करने के लिए, तो वहाँ पे ये गया था खादी क्लोथ पहन के, ये वही है, ठीक है। तो
चलिए काफ़ी हैं इसमें ये वाले। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, अब हमारे बस 12 क्वेश्चन बचते हैं, जल्दी जल्दी इनको हम करेंगे। आपसे पूछा गया है हु वाज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी मैं आपको बता रहा था बदरुद्दीन तैयब जी इसका सही जवाब है, अभी मैंने आपको बता था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू नेहरू रिपोर्ट 1928। इसका क्या है, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय कमिटी ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, ये इसका सही जवाब है, ये सही पॉइंट है इसके रिलेटेड। कमिटी वाज चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, ये बिल्कुल गलत जवाब है इसका, ठीक है। द रिपोर्ट कंटेनड बिल राइट्स, ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये इसका गलत जवाब है। नेक्स्ट, विच लीडर टुक लीडरशिप ऑफ साल्ट सत्याग्रह। साल्ट सत्याग्रह की जो लीडरशिप है वो किसने संभाली थी जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया था। देख लीजिए, साल्ट सत्याग्रह जो हुआ था, साल्ट मार्च जो हुआ था, उसका जो लीडर था वो पहले गांधी जी था, लेकिन गांधी जी को जब अरेस्ट किया गया तो उसके बाद किसने संभाली, इसके बाद किसने संभाली थी साल्ट सत्याग्रह की लीडरशिप। तो मेरे दोस्तों आप याद रखना, वो संभाली थी अब्बास तैयब जी ने। नेक्स्ट, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन नवंबर 12, 1930 वाज चेयर्ड बाय हुम। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, फर्स्ट आरटीसी जो हुआ था, कुल मिला के कितने आरटीसी हुए, 3 आरटीसी हुए थे, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, सभी के सभी कहाँ पे हुए थे, लंदन में हुए थे, याद रखना, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 12 नवंबर 1930 में हुआ। तो इसका चेयरमैन कौन था, शाबाश, इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन कौन था, इसका चेयरमैन था मेरे दोस्तों रामसे मैकडोनाल्ड, ये इसका सही जवाब है। थक गया मैं। हाउ मेनी डेलीगेट्स फ्रॉम इंडिया अटेंडेड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट आरटीसी, उसमें भारत के कितने मेंबर्स थे अटेंड, उन्होंने कितने मेंबर्स ने ये अटेंड की। तो याद रखना मेरे दोस्तों, ये अटेंड की थी 74 डेलीगेट्स ने, भारतीय जिसमें, यानी कि भारत से 74 डेलीगेट्स गए थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। Among the following personalities was president of Karachi session in 1931। कराची सेशन जब हुआ ना 1931 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसका प्रेसिडेंट कौन था, उसका प्रेसिडेंट था मेरे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ना, इसलिए पूछा गया है। Among the following was इंडियन वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जब सेकंड आरटीसी हुआ मेरे दोस्त, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में ही ये भी हुआ, तो ये बताइए उस टाइम पे भारत से इंडियन वुमेन जो है वो इंडियन वुमेन को कौन रिप्रेजेंट कर रही थी, भारत की महिलाओं को कौन रिप्रेजेंट कर रही थी। तो याद रखना सरोजनी नायडू थी। Among the following refused to attend थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस assembled on नवंबर, हाँ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 17 नवंबर 1932 को। तो इसको रिफ्यूज़ किसने किया था, इसको बाइकआउट किसने किया था। तो याद रख लीजिएगा, इसको बाइकआउट किया था बूथ एंड बी। जैसे कि आपको पता होगा लेबर पार्टी जो ब्रिटेन की थी उसने भी बाइकआउट किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी ने भी इसको बाइकआउट किया। डिमांड फॉर पूर्णा स्वराज, यानी कि डिमांड फॉर कंप्लीट इन फ्रीडम जो है ये एक्सेप्ट किया था, ठीक है। किस सेशन में कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट किया था। तो याद रख लीजिएगा, इसको एक्सेप्ट किया गया था मेरे दोस्तों लाहौर सेशन में, ठीक है। यानी कि लाहौर सेशन से ही इन्होंने बोला कि आज से अब हम पूर्ण स्वराज डिमांड करेंगे। प्रोविजन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट वाज इंट्रोड्यूस अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन। हाँ, तो फेडरल कोर्ट्स जो बनाए गए थे, ठीक है, 3 फेडरल कोर्ट्स पहले शायद बनाए गए थे, तो वो फेडरल कोर्ट्स किस एक्ट के तहत बनाए गए थे। तो आपको याद रखना है, इनमें से तो कोई नहीं है यार। अच्छा, ये 3 ही ऑप्शन हैं। लास्ट ऑप्शन जो है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये इसका सही जवाब है। इनकी वजह से ही फेडरल कोर्ट्स बनाए गए थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ पार्टी फॉर्मड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939। 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी बनाई थी जब वो कांग्रेस से, यानी कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाई थी, पार्टी बनाई थी। लेकिन ये पार्टी बनाने से पहले उसने कांग्रेस लीव किया था, कांग्रेस से उसने रिजाइन किया था। तो उसने कौन सी पार्टी बनाई थी 1939 में, याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, उसने बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक। हु एमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारत का कौन था, तो वो था सी राजा गोपालाचारी, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, आपको पता होगा ना कि इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई थी, आई ने बनाई गई थी इंडियन नेशनल आर्मी। तो इसका आइडिया पहले किसने दिया था, याद रखना, इसका आइडिया पहला दिया था मेरे दोस्तों मोहन सिंह ने दिया था। किसने दिया था, मोहन सिंह ने दिया था। मोहन सिंह
एक इंडियन सोल्जर था, इंडियन ऑफिसर था, लेकिन काम करता था ब्रिटिश आर्मी के साथ, है ना। तो क्या हुआ था, जापान ने तमाम जो प्रिजनर्स थे, इसमें मेनली ये जो आईने बनाई गई थी ना इंडियन नेशनल आर्मी, इसमें मेनली प्रिजनर्स थे जो जापान में क्या किए गए थे, जिनको जापान में इम्प्रिजन किया गया था। तो जापान के गवर्नमेंट ने वही प्रिजनर्स किसको दिए, मोहन सिंह को। फिर वही प्रिजनर जो है उनकी ही एक आर्मी बनाई गई थी, ठीक है। नियर अबाउट शायद 40,000 आप याद रखना, 40,000 मैन उन्होंने सौंप दिए थे किसको, मोहन सिंह को, और फिर उन्होंने ये आर्मी बनाई थी, लेकिन ये फिर डिसबैंड हो गई थी, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है आज इतना पढ़ेंगे, यहाँ पहले 2-3 पॉइंट्स और बता दो, एक सेकेंड। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछेगा ना, हु वाज फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, ये किसको कहते हैं, किसको कहा जाता था फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया? तो मेरे दोस्तों याद रखना, ये कहा जाता था विलियम बेंटेक को, लॉर्ड विलियम बेंटेक को ही ये कहते थे, ठीक है। और जो लॉर्ड विलियम बेंटेक है ना मेरे दोस्तों, ये वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आपको पता होगी, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखना, अगर आपसे कोई पूछेगा ना, लिबरेटर ऑफ प्रेस किसको कहा जाता था, लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता था मेरे दोस्तों चार्ल्स मेटकैफ को, चार्ल्स मेटकैफ को क्यों कहा जाता था लिबरेटर ऑफ प्रेस, क्योंकि इसने प्रेस लॉ इसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा पहला गवर्नर जो सिंध का था, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जो सिंध का था, फर्स्ट गवर्नर जो सिंध का था वो कौन था, वो था लॉर्ड इलिनबुर्ग, ठीक है, लॉर्ड इलिनबुर्ग। और क्या पूछा जा सकता है? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 किसने स्टार्ट किया, ठीक है, किसके टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो भारत में पास हुआ था? तो जो हमारा पहला वायसराय था ना लॉर्ड कैनिंग, उसी के टाइम पे वो हुआ था। और जो इंडियन पेनल कोड है ना आईपीसी, वो भी उसी के रीन के दौरान हुआ था। किसके रीन के दौरान? लॉर्ड कैनिंग के रीन के दौरान। और जो एक्ट ऑफ 1861 आया था ना, वो भी इसी के रीन के दौरान आया था, यानी कि लॉर्ड कैनिंग के दौरान, ठीक। और क्या पूछा जा सकता है? अच्छा, फर्स्ट सेंसस जब की गई थी ना, फर्स्ट सेंसस की जब गई थी, कब? 1872 में। उस टाइम पे कौन था यहाँ का वाइसराय? तो वो था लॉर्ड मायो के टाइम पे पहली सेंसस हुई थी भारत में 1872 में, ठीक है। और अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा वर्नाक्यूलर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। ये मैं आपको रफली पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ फिर भी, ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो किसने स्टार्ट किया था? तो वो लॉर्ड लिटन ने स्टार्ट किया। किसने? लॉर्ड लिटन ने। अच्छा, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये किसको कहते थे? किस वायसराय को कहते थे? ये लॉर्ड रिपन को कहते थे, ठीक है ना। और क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस तो मैंने आपको बताया। अच्छा, जो आर्कियोलॉजिकल, ये आपको कल्चर ऑफ इंडिया में पूछा जा सकता है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ये किसके रीन के दौरान इस्टेब्लिश किया गया था? ये लॉर्ड कर्जन के दौरान इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और क्या है? अच्छा, डंडी मार्च जब हुआ था ना, डंडी मार्च जब हुआ था, उस टाइम पे भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, याद रखना, ठीक है, लॉर्ड इरविन था। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब पास हुआ, उस टाइम पे कौन था भारत का वाइसराय? लॉर्ड विलिंगटन। कौन था? लॉर्ड विलिंगटन। और मैं आपको बता दूँ, क्रिप्स मिशन क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ था, क्रिप्स मिशन और क्विट इंडिया, जब क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन और जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, उस टाइम पे कौन था वाइसराय भारत का? लिथगो, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ
फ्री इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वो कौन था? वो था अभी जो मैं आपको ऊपर बताया, सी राजा गोपालाचारी। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कौन था? इससे पहले था लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट ब्रिटिश वायसराय। ठीक है, लास्ट ब्रिटिश, याद रखना, लॉर्ड माउंटबेटन जो था, ही वाज लास्ट माउंटबेटन, लास्ट ब्रिटिश वायसराय, लास्ट ब्रिटिश वायसराय भारत का कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और ये भी साथ में याद रखना, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था फ्री इंडिया का, वो भी कौन था? वो भी यही था, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। मुझे ज़रूर बताना प्लीज़, आज मुझे ज़रूर बताना, इतना देख लीजिए आपने, इतना वीडियो देखा, लास्ट पे कमेंट सेक्शन में इतना बता दो कि वीडियो कैसे लगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तो दिख ले, बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।